भारत की सबसे एडटेक एडटेक कंपनी, जिसके सीईओ बाइजू रविंद्रन को फ्यूचर ऑफ एजुकेशन कहा जाता था, जिस कंपनी ने एक बार यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव किया था, जिसने आईपीएल, फीफा वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स तक में बड़े बड़े एड्स दिए थे, जिसके वैल्यूएशन में $22 बिलियन का क्लेम था, वही बाइजूस के फाउंडर अब सिंगापुर की जेल की सजा का सामना कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक टूटते हुए स्टार्टअप की कहानी नहीं है, ये अब एक प्रॉपर क्रिमिनल केस बन चुका है। बाइजू रविंद्रन को सिंगापुर में 6 महीने की जेल की सजा हुई है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सचमुच बाइजूस में कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, या फिर ये सिर्फ बैड बिजनेस डिसीजंस का नतीजा है? क्या अरबों रुपये लगाने वाले इन्वेस्टर्स को धोखा दिया गया? क्या छात्रों को गलत प्रॉमिसेस दिए गए? और सबसे जरूरी, क्या सचमुच इस पतन के लिए फाउंडर को गिल्टी माना जाना चाहिए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बाइजूस की इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह अनकवर करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर जेल जाने तक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही गंभीर भी है। स्वागत है आपका मेगा माइंड एकेडमी पर। यहाँ हम सिर्फ मेन स्ट्रीम न्यूज़ नहीं दोहराते, बल्कि हम उन अनटोल्ड स्टोरीज को एक्सपोज करते हैं जो अक्सर मीडिया में छिप जाती हैं। अगर आप कॉर्पोरेट स्कैम्स को समझना चाहते हैं, स्टार्टअप फेलियर्स के पीछे की असली वजह जानना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि कैसे स्मार्ट फाउंडर्स भी भारी गलतियां कर बैठते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए। $22 बिलियन वाली कंपनी का फाउंडर 6 महीने के लिए विदेशी जेल की सजा तक कैसे पहुंचता है? चलिए शुरू करते हैं बाइजूस के इस पूरे ड्रामा का असली विश्लेषण। सेक्शन 1, सिंगापुर कोर्ट का झटका। ओके, तो सीधा जंप करते हैं उस लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट पर जिसने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में भूचाल ला दिया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी पुरानी बिजनेस मिस्टेक की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक इंटरनेशनल कोर्ट के बहुत ही सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। सिंगापुर की अदालत ने अभी किसी फाइनेंशियल फ्रॉड या पैसों की चोरी के लिए ये सज़ा नहीं सुनाई है। ये फैसला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना के लिए है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब अदालत ने कंपनी से कुछ क्रूशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन मांगी, तो उसे देने से बार बार इनकार किया गया या उसे छिपाया गया। इंटरनेशनल लेवल पर, खासकर इतने बड़े क्रॉस बॉर्डर मामलों में, जानकारी छिपाने को न्याय प्रणाली में बहुत बड़ी बाधा माना जाता है। जानकारी न देना कोर्ट के प्रोसेस को पंगु बना देता है, और इसी वजह से जज को इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा। अप्रैल 2024 के इस कोर्ट ऑर्डर को अगर हम डिटेल में ब्रेक डाउन करें, तो अदालत ने 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट मैंडेट दिए हैं। पहला, 6 महीने की जेल की सजा, जो कि अनिवार्य है। दूसरा, लगभग 70,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना। और तीसरा, जो असल में इस पूरे बवाल की जड़ है, सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, BR इन्वेस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि इस कंपनी के ओनरशिप और कंट्रोल से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स सरेंडर किए जाएं। कोर्ट जानना चाहता है कि असल में पर्दे के पीछे फाइनेंशियल लेवल पर गेम क्या चल रहा है। सेक्शन 2, एक डेकाकॉन का उदय। अब सवाल उठता है कि इंटरनेशनल अदालतों तक बात पहुंची कैसे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस जबरदस्त सक्सेस स्टोरी को देखना होगा जिसने बाइजूस को इंडिया का सबसे वैल्यूएबल एडटेक जाइंट बनाया था। बाइजू रविंद्रन आखिर थे कौन? एक बहुत ही ब्रिलियंट IIT ग्रेजुएट जो कैट एग्जाम के लिए पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका और इंटरैक्टिव कॉन्सेप्ट्स इतने पॉपुलर थे कि उनके सेमिनार्स के लिए सच में पूरे स्टेडियम भर जाते थे। 2011 में उन्होंने बाइजूस ऐप लॉन्च किया और एजुकेशन को पूरी तरह से विजुअल बना दिया। फिर आया असली एक्सप्लोसिव ग्रोथ। 2015 में जहां सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स थे, 2019 तक वो 4 मिलियन हो गए। और फिर 2020 में आया कोविड-19। स्कूल बंद थे और हर पेरेंट को ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए था। ये बाइजूस के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग थी। 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हुए। सिकोया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने बेतहाशा पैसा पंप किया। वैल्यूएशन 2018 के $1 बिलियन से उड़कर सीधे $22 बिलियन के पीक पर पहुंच गई। शाहरुख खान से लेकर इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी तक हर जगह बस बाइजूस ही बाइजूस था। सेक्शन 3, टर्म लोन का जाल। दोस्तों, अब तक तो ऐसा लग रहा होगा कि बाइजूस बस एक अग्रेसिव और बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन असली ड्रामा तो यहाँ से शुरू होता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे बाइजूस की फाइनेंशियल सिचुएशन उस इमेज से बिल्कुल अलग थी जो पब्लिक को दिखाई जा रही थी, कैसे कॉर्पोरेट रूल्स तोड़े गए और कैसे एक इंडियन सक्सेस स्टोरी एक क्रिमिनल केस में तब्दील हो गई।
अगर आपको हमारा ये इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस पसंद आ रहा है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस सबसे बड़े फाइनेंशियल ट्रैप की बात करने वाले हैं जिसने इस कंपनी की नींव हिला दी। आमतौर पर स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल यानी वीसी से फंडिंग उठाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कंपनी डूब गई तो इन्वेस्टर का पैसा डूबता है, कंपनी पर कोई लीगल कर्जा नहीं होता, वो रिस्क इन्वेस्टर का होता है। लेकिन बायजूस ने बहुत ही अलग और रिस्की रास्ता चुना, टर्म लोन बी। ये फॉरेन लेंडर्स यानी विदेशी संस्थाओं से लिया गया एक भारी भरकम लोन होता है। इसका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है और सबसे बड़ी बात, इसे चुकाना ही पड़ता है। विदेशी ऋणदाताओं के पास अपना पैसा रिकवर करने के बहुत ही सख्त लीगल राइट्स होते हैं। फ्यूचर की अनिश्चित ग्रोथ के भरोसे इतना हार्ड लोन लेना सच में आग से खेलने के बराबर था। अब इस स्लाइड पर जो नंबर आप देख रहे हैं वो लिटरली किसी के भी होश उड़ा सकता है। $1.2 बिलियन, जी हाँ, $1.2 बिलियन का यूएस लिंक्ड लोन लिया गया। ये इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री के सबसे बड़े कर्जों में से एक था। आखिर इतने पैसों का किया क्या गया? कंपनी ने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से आकाश एजुकेशनल सर्विसेज और व्हाइट हेड जूनियर जैसी कंपनियों को बहुत ही महंगे दाम पर अक्वायर किया। ये पूरा का पूरा गेम इस एक ओवर कॉन्फिडेंट सोच पर टिका था कि कोविड के टाइम का ये बूम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और फंडिंग का फ्लो कभी रुकेगा नहीं। लेकिन फिर ग्लोबल इकोनॉमी ने करवट ली और ये पूरी स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ गई। कोविड के दौरान जीरो इंटरेस्ट रेट्स और एंडलेस फंडिंग का जो दौर था वो महामारी खत्म होते ही क्रैश कर गया। दुनिया भर में महंगाई बढ़ी और सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। इससे वो लोन अचानक बहुत महंगा हो गया। दूसरी तरफ स्कूल्स फिर से खुल गए, ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड तेजी से गिर गई, इन्वेस्टर्स सतर्क हो गए और नए कस्टमर्स को ऐप पर लाने की कॉस्ट बहुत महंगी हो गई। एक तरफ रेवेन्यू कम हो रहा था और दूसरी तरफ लोन का इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा था। ये एक ऐसा डबल अटैक था जिसने कंपनी के कैश फ्लो को पूरी तरह से सुखा के रख दिया। सेक्शन 4, गवर्नेंस और भरोसे का टूटना। खराब फाइनेंशियल डिसीजन एक बात है, लेकिन जो चीज़ एक कंपनी को कोर्ट रूम और जेल तक ले जाती है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पतन। 2020 और 2021 के बीच ही दरारें दिखनी शुरू हो गई थी। पेरेंट्स की लगातार शिकायतें आ रही थी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, सीधे महंगे पैकेजेस फोर्स किए जा रहे हैं और रिफंड्स रोके जा रहे हैं। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा। कंज्यूमर कंप्लेंट्स हजारों में थी। सरकार और एजुकेशन बोर्ड्स भी स्क्रूटनी करने लगे थे। कंपनी 2023 में आईपीओ लाने की बात कर रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे अविश्वास का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका था। और ये अविश्वास तब पूरी तरह से सामने आ गया जब एक के बाद एक चौंकाने वाले इवेंट्स हुए। अगर आप घाटे में हैं तो आपको वो पारदर्शी तरीके से बताना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग तब उठा जब कंपनी ने सालों तक अपनी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही जारी नहीं किए। जानकारी छिपाने का लेवल इतना सीरियस हो गया कि दुनिया की टॉप ऑडिटिंग फर्म डेलॉयट ने ऑफिशियल ऑडिटर के पद से ही इस्तीफा दे दिया। और इसके तुरंत बाद बोर्ड में बैठे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी रिजाइन कर दिया। सोचिए, जब आपके अपने ऑडिटर और आपके अपने इन्वेस्टर्स बोर्ड छोड़कर चले जाएं तो मार्केट में साफ मैसेज जाता है कि अंदर कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। इसी अविश्वास ने उस बड़े ग्लोबल लीगल वॉर को ट्रिगर किया जो आज हम देख रहे हैं। फॉरेन लेंडर्स ने सीधा आरोप लगाया है कि फंड्स को जानबूझकर छिपाया जा रहा है और पैसों को गलत तरीके से अलग अलग शेल कंपनीज के बीच घुमाया जा रहा है। दूसरी तरफ फाउंडर का बचाव ये है कि लेंडर्स हद से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और कंपनी के इस नाजुक दौर का फायदा उठाकर पूरी कंपनी को हड़पना चाहते हैं। हम यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच का ये झगड़ा अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और अदालतों के चक्कर काट रहा है। सेक्शन 5, सिंगापुर ही क्यों? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल सवाल आता है। कंपनी इंडियन है, फाउंडर इंडियन है, स्टूडेंट्स और ऑपरेशंस भी भारत में हैं, तो फिर सिंगापुर का कोर्ट इस पूरे मामले में सजा कैसे सुना रहा है? तो इसका क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब बड़े स्टार्टअप्स ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करते हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से अरबों डॉलर उठाते हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले से ही तय होता है कि कोई भी विवाद होने पर कानूनी लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी। सिंगापुर दुनिया का एक मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है। चाहे लेंडर अमेरिका का हो, चीन का हो या रूस का, वे सिंगापुर को क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए एक बिल्कुल न्यूट्रल और फेयर वेन्यू मानते हैं। बायजूस के कई बड़े इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स इसी जुरिस्डिक्शन के तहत रजिस्टर किए गए थे। इसीलिए जब अग्रीमेंट तोड़ा गया और अदालत से जानकारी छिपाई गई तो सिंगापुर कोर्ट ने सीधे अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुनाया। इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे बड़ा, सबसे कड़वा लेसन है वो इस एक लाइन में छिपा है।
गवर्नेंस के बिना विकास बहुत खतरनाक होता है। आप कागजों पर अपनी कंपनी का वैल्यूएशन $22 बिलियन दिखा सकते हैं, आप हर बड़े टूर्नामेंट में अपना ऐड चला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट डिसिप्लिन, फाइनेंशियल एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो पूरा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इस एक पतन ने पूरे इंडियन एडटेक बबल को फोड़ के रख दिया है। इसकी वजह से इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर लेऑफ्स हुए हैं और आज इन्वेस्टर्स किसी भी नए एडटेक स्टार्टअप को फंडिंग देने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। और फाइनली हम इस बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर आते हैं, क्या ग्रोथ एट कॉस्ट यानी बस हर कीमत पर विकास करने का ये अंधी दौड़ वाला स्टार्टअप मॉडल अब बुनियादी तौर पर टूट चुका है? जब प्रॉफिटेबिलिटी, एथिक्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को साइड में रखकर सिर्फ रेवेन्यू मल्टीपल्स के पीछे भागा जाता है, तो अंत में उसका खामियाजा एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स सबको भुगतना पड़ता है। सिंगापुर कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक फाउंडर के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इस केस में आगे क्या होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया की असली कहानी अक्सर बैलेंस शीट के पीछे ही छिपी होती है।